नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे देश का आर्थिक सर्वे आज पेश किया गया और उसमें अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर पेश की गई है। कोविड काल से रिकवरी की दौर में है अर्थव्यवस्था, लेकिन सवाल वही, क्या महंगाई कम होगी? क्या अर्थव्यवस्था के जो टारगेट रखे गए हैं वो अचीव हो पाएंगे? साथ ही साथ क्या यह बजट रोजगार बढ़ाने वाला होगा? क्या यह बजट किसान और गांव का होगा? क्या ये शहरीकरण में तमाम सुविधाएं देने वाला बजट होगा? क्या ये निवेश को प्रोत्साहन करने वाला बजट होगा? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आर्थिक मामलों के जानकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। और आज जो सर्वे पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि कम से कम एक विश्वास सा जगह है कि नहीं साहब, हम जो ये कोविड का संकट काल है उससे बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं आगे के लिए, गोपाल जी, हम उस तक पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं देवभूमि डायलॉग के सभी श्रोताओं को अपनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। और रमेश जी, आपके साथ पुराने कई कार्यक्रम हमने किए हैं, तो मैं यह स्पष्ट रूप से इस बात को आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो आर्थिक सर्वे आज हुआ है और कल बजट जो आने वाला है, उसमें एक बात उभर के सब स्पष्ट रूप से आ रही है। पीछे कुछ आर्टिकल्स या कुछ लोगों के नरेशन देखेंगे कि जो कोविड की महामारी है उसने केवल देश की अर्थव्यवस्था को ही झकझोरा नहीं था, बल्कि ग्लोबल लेवल पे उसने काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए थे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने काम किया कोविड की त्रासदी को झेलने का और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था को उससे बाहर निकालने का, उसका एक अच्छा परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था को वर्तमान में दिखता है। और इस बात को केवल भारत के ही आर्थिक विशेषज्ञ या इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस कम्युनिटी ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, बट ग्लोबल लेवल पे इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि भारत ने कोविड की महामारी को जिस तरह से त्रासदी को टैकल किया है, उससे अर्थव्यवस्था को बाहर निकलने में सहायता मिली है और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। तो या चाहे आप एफडीआई का इन्वेस्टमेंट देखें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस देखें, या जीडीपी की ग्रोथ रेट को, जैसे संजीव सन्याल जी और जो नागेश्वर जी ने आज बताया कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस साल रहने वाली है वर्ल्ड लेवल पे। तो मैक्रो पैरामीटर सब बहुत अच्छे हैं और जो कुछ चैलेंजेस हैं अर्थव्यवस्था में, उसको आर्थिक सर्वेक्षण ने बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन किया है। और मुझे लगता है कि कल का जो महत्वपूर्ण बजट है उसके अंदर उन क्षेत्रों के लिए सरकार अवश्य कोई अनाउंसमेंट करेगी ताकि रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ें। कल महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन ये जो 8 से 8.5% की आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं 2022-23 में, इस आत्मविश्वास के पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर आप देखें कि कोविड के बाद जिस तरह से हमारे कुछ सेक्टर्स को छोड़ के जो इनफॉर्मल सेक्टर है या जिसमें उनने कहा सर्विस सेक्टर में कॉन्टैक्ट डिलीवरी जिसमें होती है, जैसे टूरिज्म है या और तरह की सर्विस जिसमें डायरेक्ट व्यक्तिगत पर्सनल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, उन सेक्टर्स को छोड़कर टेक्सटाइल को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिफेंस को और जो स्टील, सीमेंट और इस तरह की एक्सपोर्ट सेक्टर, इन सब के सेक्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और वह प्री कोविड लेवल के रिकवरी पे ये आ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो आर्थिक सर्वे में उभर के आई है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में लगभग 60% जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देता है और हमारी जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिसका रहता है, वह अब 3.9% के हिसाब से ग्रोथ रजिस्टर करेगा। और वह जो हरदम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 1.5-2% के ऊपर ही रुका हुआ था, वह कोविड के बाद पिछली बार 3.6% के पे था, अब 3.9%, यानी उसमें ग्रोथ की बढ़ोतरी और जीडीपी की उसकी ग्रोथ की बढ़ोतरी बहुत तेजी से होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल या ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर
इतने अनेकों स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इन सब सेक्टर्स ठीक है को अगर अग्रवाल आप साहब, एक देखें एक करके तो ये बात कर लेते अर्थव्यवस्था हैं। में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। आपने देखा जब देश कोविड के संकट काल में था, चारों ओर त्राही त्राही मची थी, एक किसानी था जो खेत में दिन रात मेहनत कर रहा था और उसका आउटपुट हमें देखने को मिला। तो क्या आपको लगता है कि किसान की आर्थिकी मजबूत हो, किसान की कीमत का उचित दाम मिले, ये सब चीजें हमें कल बजट में देखने को मिलेगी? यानी कल जो बजट आएगा भारत का, वो किसान का बजट कहलाएगा? देखिए, उसमें कई सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सरकार का पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है। एक तो कृषि क्षेत्र की आपने बात की, किसानों के लिए, और आज आर्थिक सर्वे को देखें तो उसमें अंडरलाइन किया गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवेज वगैरह तो बहुत बने, लेकिन अभी किसानों के लिए, एग्रीकल्चर, रूरल, कृषि क्षेत्र के लिए वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन को और मजबूत करता है। तो उसमें सरकार अवश्य इन्वेस्टमेंट के लिए आगे सोचेगी, ऐसी बात उसमें आर्थिक सर्वे में अंडरलाइन की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है कि फूड प्रोसेसिंग जो वैल्यू एडिशन होती है, टमाटर की बात है, प्याज है, लहसुन है, या और तरह की जो नॉन कमोडिटी यानी जो फूड आइटम के, गेहूं चावल के अलावा सब्जी, फल वगैरह जो है, उन सारे चीजों के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, इनकम को ऐड करने के लिए जो कोल्ड चेन और सप्लाई चेन की आवश्यकता, उसके ऊपर भी सरकार अवश्य ध्यान देगी। तो जो 3.9 की हमारी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ है, और इस ग्रोथ के ऊपर आगे जाके हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वह भी मजबूत होगी, तो इसके ऊपर अवश्य ध्यान दो बातें यहां देंगे, पर ऐसा करना मेरा चाहूंगा। विश्वास है। एक, गवर्नमेंट ने 10,000 एफपीओस बनाने की बात की थी। दूसरा, आपने प्रोसेसिंग की बात की। सर, अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, कोई 60% प्रोसेस कर रहा है, 70%, 80%, 85%, कोई 90% तक भी प्रोसेस कर रहा है। हम इतने पीछे क्यों हैं? जो आपने सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की बात की, चाहे कोल्ड चेन की बात हो, चाहे वेयर हाउस की बात हो, आज भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि 50,000 करोड़ के सालाना नुकसान हमें इसलिए हो जाता है, हमारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं, अनाज बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इस देश में रखरखाव का अभाव है। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उठाई है, और मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी बहुत सारी जनसंख्या इन्वॉल्व है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसकी पूरी आजीविका उस पर आधारित है। लेकिन उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल, उसकी कमी है। इक्विपमेंट, फार्म के ऊपर इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन के लिए कुछ ना कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए, कोल्ड स्टोरेज तो एक पार्ट है, उसके बाद टेक्नोलॉजी चाहिए, कई तरह के उसके पैकेजिंग चाहिए, ताकि वैल्यू एडिशन की, अभी जैसे आपने बात की कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करके जब बेचते हैं तो किसानों की आय में बढ़त होती है। हमारे देश में वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मार्केट्स, इसकी अवेलेबिलिटी किसानों को कम है। अभी कुछ ना कुछ उनके मन में एक गांठ बंधी हुई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत आवश्यकता है कृषि क्षेत्र में। एफपीओ की आपने बात की, एफपीओ अपने आप में इनको एक स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे कि 150-200 किसानों का समूह बन जाएगा। उसके ऊपर सरकार ने काफी सब्सिडी भी रखी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी सरकार अवेलेबल करवा रही है, मार्केट भी एक्सेस उसको दे रही है। तो एक जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो बढ़ावा देने की बात है एफपीओ के माध्यम से, और कोल्ड चेन को स्ट्रेंथन करने की बात है। और यह भी बात आज आई थी कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी क्रिएट करने हैं, वापस ले लिए हैं कृषि कानून। तो जाहिर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब आएगा नहीं, तो आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना होगा। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि कल के बजट में सरकार जो है इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने जा रही है, खासकर एग्रीकल्चर की हम बात करें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक और आर्थिक सर्वे में आया था कि ये जो रूरल हाउसिंग, प्रधानमंत्री
आवास योजना है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बन रहा है, और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो यह जो ग्रामीण सड़कें बनेगी, जो ये जो पशुपालन की जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, इंटीग्रेशन होगा, और उसके साथ रूरल हाउसिंग के साथ जो प्राइवेट जो रूरल एरियाज में फंड डिप्लॉयमेंट होगा, चाहे मनरेगा के थ्रू होता है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उनको पैसा ट्रांसफर होता है, इससे जो लिक्विडिटी है रूरल एरिया की, और जैसे उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सफल योजना आगे चल रही है योगी जी के नेतृत्व में। तो छोटे छोटे एरियाज में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी, छोटे मार्केट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इन सब के कारण कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेज होगी। मुझे लगता है कि यह इस बात एक फोकस एरिया रहने वाला है कल के बजट में रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि जो राजस्व है, जो रिसिप्ट्स हैं वो बड़े हैं सरकार के, तो ऐसे में हम ये मान के चलें कि सरकार के पास फाइनेंशियल स्कोप है। ये बिल्कुल, ये 2-3 बार इस चीज को रिटीरेट किया गया, कहा गया इस बार आर्थिक सर्वे में, और हमारे पास डेटा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वह लगभग 26% से सरकार का बढ़ा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरे टैक्सेस को कम किया। ऐसे ही जीएसटी के अंदर हमने ओवर द ईयर 2016 में जीएसटी आया था, अब उस वक्त ये कहा गया था कि जीएसटी में हम इनडायरेक्ट टैक्स को नेट न्यूट्रलिटी के हिसाब से 15.5 और 16% के करीब, 15 और 15.5% के करीब जीएसटी का एवरेज टैक्स रेट रखेंगे। वह घट के 11 और 12 के बीच में हम लोगों ने कर दिया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के रेट कम किए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंदर कलेक्शन हर महीने बढ़ता जा रहा है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो यह दोनों के कारण और इकोनॉमी की रिवाइवल के कारण पूरी टैक्स कलेक्शन जो सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो फिस्कल स्पेस जिसको कहते हैं, बजट के अंदर सरकार के पास संसाधन रहेंगे कि वह जिन क्षेत्रों में खर्च करना चाहती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे रूरल इकोनॉमी में पैसा देना हो, चाहे अन्य तरीके पीएलआई जैसी स्कीम्स को महत्वपूर्ण आगे बढ़ाना हो, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए नए आयाम खोलने हो, उन सब के लिए सरकार के पास सफिशिएंट फंड आ रहा है, और उसके अनुसार इस बजट में अच्छे प्रावधान मिलेंगे, चाहे हेल्थ को, चाहे एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सरकार अपने खर्च को बढ़ा सकती है। अग्रवाल साहब, बेरोजगारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा जॉबलेस ग्रोथ है। अब आप सोचिए, एक तरफ 1 से 1.25 करोड़ नए युवा जो हैं वो जॉब मार्केट में हर साल आ रहे हैं, हमारा बैकलॉग पहले से ही बहुत बड़ा है, तो कल क्या आपको लगता है जो फोकस एरिया है, और जो सबसे बड़ा फोकस एरिया वित्त मंत्री का रहेगा, वो ये रहेगा कि सब हम वो काम करें जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम मार्केट में दे सके? देखिए, एक तो इस नरेशन में एक चीज मैं आपके माध्यम से सबको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर रोजगार को हम सरकारी नौकरी के साथ ही केवल लिंक करके देखेंगे तो वह सही मापदंड नहीं है देश के रोजगार की स्थिति को देखने का। हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या रूरल एरिया में और इनफॉर्मल एरियाज में काम करती है, जिसका कि कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशन और उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो लो है। हम लोगों ने पिछले 7 साल में ये प्रयास किया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स है उसको फॉर्मल सेक्टर में बेटर मापदंड के साथ उनको रोजगार मिले, मिनिमम वेज की बात है, उनको जो अलग अलग तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो ईपीएफओ और ईएसआई इन दोनों के अंदर भी उनको लाने का बहुत बड़ा प्रयास सरकार का रहा है। तो उससे अगर आप ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड है और ईएसआई के डेटा को देखेंगे तो उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी आई है। इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के जो लेबर फोर्स है वह फॉर्मल सेक्टर में अच्छी लेबर वर्किंग कंडीशंस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है
कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ही एक माध्यम है जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मुद्रा लोन का बहुत बड़ा हमने एक्सपेंशन किया है पिछले, उसमें लगभग 15 करोड़ से ऊपर मुद्रा लोन लोगों को दिए गए हैं। रेडी वाले पटरी वालों के लिए 10,000 से लेकर 50,000 का सरकार ने उनको ग्रांट और लोन दिया है। उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का सरकार ने प्रावधान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर किया। ये जगह जगह रेडी वाले पटरी वाले एक एक, कोई चाय की दुकान है, कोई पकोड़े की दुकान है, कोई छोले भटूरे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इन सबको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार की एक बहुत बड़ी मुहिम हम लोगों ने चलाई है। वह मिलेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफॉर्मल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, मुद्रा सेक्टर और रेडी वाले पटरी वालों को सरकार रोजगार दे रही है। और अल्टीमेटली मनरेगा में भी हमने लोगों ने बहुत प्रावधान बढ़ाया है। आप कह रहे स्वरोजगार पे ध्यान देना चाहिए, माना स्वरोजगार पे ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी को आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट जॉब से सरकारें, गवर्नमेंट जॉब देने से या जो वैकेंट पोस्ट हैं या जो नई जॉब पोस्ट क्रिएट करनी, उससे सरकारें कन्नी क्यों काट रही हैं? क्या सरकार को डर है कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बाद में ये बर्डन हो जाएगा सरकार के लिए? ऐसा क्यों? नहीं, देखिए रमेश जी, बात इसको स्पष्ट कर दूं कि 2010 में ये मोरेटोरियम लगा था कि सरकार के अंदर जो नौकरियां खाली होती है उन्हीं को भरा जाएगा, डिपार्टमेंट में, पीएसयूज वगैरह में। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ओवर एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके लिए ये निर्णय लिया था। और कितनी भी आप किसी भी हालत को देख ले, किसी भी क्षेत्र को देख लें, तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार ने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है सरकारी नौकरियों वगैरह के आधार पे, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या किसी भी हालत में नहीं होगी। यह गलत फहमी है कि यह पूरी रोजगार की समस्या का समाधान कर सकता है। यह रोजगार चाहे पूरे भी भर दे तो भी कोई रोजगार की समस्या का समाधान नहीं होगा। 50,000 नौकरियां और लाखों लोग अगर उसके पीछे आएंगे तो वो 50,000 नौकरियां लग भी गई तो वो लाखों लोगों की नौकरी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसका एकमात्र हल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना और कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाना, जिसमें डिसगाइज और अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो। तो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपको इतने सारे इनिशिएटिव बताए, वह हम करेंगे नहीं कह रहे, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा एक प्रतिफल हमारे सामने आ रहा है। अभी स्टार्टअप के बारे में मैंने देखा कि स्टार्टअप में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, अगर आप अमेरिका या दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम करें। बट सर, स्टार्टअप जो बड़ी स्टार्टअप हैं उनको तो चलो फंड मिल जा रहा है, उनके ऊपर इन्वेस्ट करने वाला कोई ना कोई मिल जा रहा है, लेकिन कई स्टार्टअप ऐसे हैं जिनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक हैं, बट उनके पास फंड नहीं है सर। तो क्या आपको लगता है कि कल हम बजट में ऐसा देख सकते हैं कि इस तरह के स्टार्टअप को ना सिर्फ इकोसिस्टम बल्कि कैपिटल भी मुहैया कराने की कोई योजना आ रही है? देखिए, स्टार्टअप को ऑलरेडी अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब और अटल जो स्कूल के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को और एकेडमिशियंस को जोड़ने के बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी सरकार ने लिया है। और अभी कुछ ही दिन पहले 76,000 करोड़ का एक फंड निकाला था, जिसमें कि ये जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, आज हम बहुत बड़ी, हमारी सारी आईटी इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है और हम सॉफ्टवेयर में ग्लोबल लीडर एक तरीके से बने हुए हैं, लेकिन हार्डवेयर में हमारे यहाँ पे कोई रिजर्वेशन है, बॉटलनेक्स है, चैलेंजेस है, वो है सेमीकंडक्टर्स के। इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सेमीकंडक्टर्स वगैरह का बहुत बड़ा चैलेंज है। और ताइवान इसके लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। हमारा ताइवान के साथ भी काफी अच्छा कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन चल रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी आए और हम सेमीकंडक्टर में ग्लोबल लीडर बन के उभर सकते हैं। और इसलिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में, आईटी इंडस्ट्री में हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी इसमें बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है, तो उसमें भी हम ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट की सप्लाई चेन में हमारा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज है। तो 76,000 करोड़ का ऑलरेडी सरकार ने एक फंड अनाउंस कर दिया है, जिसमें सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए सरकार फंड प्रोवाइड कर रही है। 13 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम्स के अंतर्गत सरकार ने
3 लाख करोड़ का फंड ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत में उनको दिया है। इसी कारण टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स और ऐसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रही है। नाबार्ड और सिडबी के अंतर्गत भी सरकार ने सीड फंड के लिए भी प्रोविजन किया है। तो इन और आज जो सर्वेक्षण में भी कहा गया कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में काफी एनपीए और जीएनपीए और नेट एनपीए में काफी स्ट्रेंथन आ चुकी है, कैपिटलाइज हो चुके हैं। तो उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो वह सब सामूहिक रूप से हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे ले जाएंगे मार्केट के लिए। सर, ज्यादातर लोग ये बात करते हैं कि वित्त मंत्री को इस सेक्टर में ये दे देना चाहिए, यहां ये दे देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी चिंता है, मैं देने को तो तैयार हूं बट वो पैसा लाऊं कहां से, मतलब रिसिट्स कहां से लाऊं। तो आपको क्या लगता है, जो आपकी एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम थी उसको आप आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ डिसइन्वेस्टमेंट को आप बहुत एग्रेसिवली और आगे बढ़ाएंगे? क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है सरकार के भीतर, किस तरह से पैसा लाया जाए ताकि खर्चा बढ़ाया जाए? क्योंकि जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में शो करेगा। देखिए, लगभग 35-36 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है खर्च का, और उतना ही रेवेन्यू होता है, थोड़ा डेफिसिट होता है। तो सरकार का टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने का एक बड़ा स्कोप रहता है, जिसको फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनकम ऑफ ब्लैक मनी और लीकेजेस को खत्म करके हम बढ़ा रहे हैं। उसका रिजल्ट भी आ रहा है। हम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को रेवेन्यू जनरेशन के अनुसार नहीं मानते, ये मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाहता हूं। डिसइन्वेस्टमेंट एक रिफॉर्म का जरिया है। अगर हमने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट किया, उससे सरकार पैसा नहीं जनरेट कर रही, वो 62,000 करोड़ का जो जनता का टैक्स पेयर्स का मनी मिसयूज हो रहा था, और उसमें 4,000 करोड़ का एनुअल जो इंटरेस्ट आउटफ्लो था, उसको रोकने का एक रिफॉर्म का प्रोसेस है। तो जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मल्टीपल जो आज 350-400 पीएसयूज है, इतने जरूरत नहीं है, उनको मर्ज करके एक स्ट्रॉन्ग पीएसयू बना रही है, कुछ को डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट सेक्टर में देने का प्लान है। तो उन सबसे रिफॉर्म की प्रक्रिया है। देखिए, रिफॉर्म के बगैर अर्थव्यवस्था तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट को हम रिफॉर्म की प्रक्रिया मानते हैं, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स टू जीडीपी रेशो, कंप्लायंस को मजबूत करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में लाएंगे, लीकेजेस को खत्म करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। और एक लास्ट बात कह रहा हूं कि अल्टीमेटली सरकारी खर्चे को सही जगह पे लगाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस सेक्टर की जब आवश्यकता उसमें हम लगाएंगे तो हमारे पास पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है। ओके। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सालों से जो हमने जोड़ा, मेहनत से इकट्ठा किया, उसे बीजेपी बेच रही है। यानी जो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम आपकी है उस पर वो बहुत हमलावर है। देखिए, कांग्रेस की तो बुद्धि का जिस तरह से भ्रष्ट हो गई है, मुझे समझ नहीं आता राहुल गांधी जी कहां से पढ़ के क्या बोलते हैं। आपको मैंने अभी एक एयर इंडिया का ही एग्जांपल दिया। एयर इंडिया एक अच्छी चलती हुई कंपनी थी, और कांग्रेस ने उसका क्या हाल कर दिया था। 62,000 करोड़ का उसके ऊपर कर्ज था, 4,000 करोड़ का उसको हर साल ब्याज देना पड़ता था, और हजारों करोड़ सरकार के हर साल उसमें खर्च हो रहे थे। क्या इस तरह से इकोनॉमी चलती है? बताए ना, उन्होंने क्या हाल कर दिया। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसको उन्होंने लूट खसोट के एक परिवार और एक कुछ अपने चमचों और अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए पीएसयू का गलत इस्तेमाल किया, और वह एक महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम का हिस्सा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और जो सरकार के एक्सचेकर या टैक्स पेयर मनी का एक तरीके से ब्लैक होल की तरह बनता जा रहा था कि उसमें पैसे डालते जाओ, आउटपुट नहीं निकलेगा। उन सबको रिफॉर्म करके हम मजबूत करें। कितने बैंकों का कितना बुरा हाल कर दिया था। 18 लाख करोड़ के एनपीए क्रिएट कर दिए थे कांग्रेस ने अपने टेलीफोन बैंकिंग और अपने सहयोगियों को लोन दिलवा के पीएसयू से। हम सब ने उसको ठीक किया, और आज 5 लाख करोड़ का उसमें से रिकवरी करके उन बैंकों को मजबूत किया है, उसमें फंड इन्फ्यूज किया है, आईबीसी लेके आए। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। एक लास्ट सवाल, और वो बहुत आदमी से जुड़ा है।
आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन महिलाएं परेशान है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आम आदमी परेशान है कि आपने 8 लाख करोड़ रुपए 3 साल में सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा के कमा लिए। तो फिर आपका जो नारा था वो तो जमीन पे उतरा नहीं। रमेश जी, ये देखिए, जब हम 2014 में सरकार में आए तब इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई दर कहते हैं, वह 9.5% की थी। आज जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आप मैं रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, उसका सीपीआई इंडेक्स जो उस वक्त 9.5% था, आज 4.6% है। और अगले साल उसका टारगेट 5.4% का इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया। 6% आरबीआई ने अपर कैप लिमिट बनाई है सीपीआई की। तो यह जो गलतफहमी है कि यह जो इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल नहीं किया। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कुछ प्रोडक्ट में डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत बढ़ोतरी हो गई है। उसके लिए सप्लाई चेन जो होता है, जिसको कहते हैं कि जो सप्लाई का जो बॉटलनेक आ गया था कोविड के कारण, उसके कारण कुछ आइटम्स में बहुत महंगाई हो गई। और जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंतर्गत महंगाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हुई, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग, सरकार काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और वह एक तरीके से सोलर एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी है, उन सब के अंदर सरकार लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को कर रही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी 90 रुपीज बैरल है, $90 अ बैरल है ग्लोबल मार्केट में, वह आज एक्सपेक्टेड सर्वे में कहा गया कि 70 से 75 हो जाएगा। एवरेज रहेगा आपके लिए। सर, एक लास्ट सवाल, 30 सेकंड में आपका जवाब। आपकी विश क्या है सर, एज एन इकोनॉमिस्ट, आपकी विश क्या है कल के लिए? बहुत 30 सेकंड में सर। मैं चाहता हूं कि इनफॉर्मल सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार उनको जरूर कुछ अच्छा नई चीजें लेके आए, क्योंकि इस सेक्टर में कोविड के बाद सबसे ज्यादा डिसरप्शंस हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के छोटे छोटे दुकानदार वगैरह होते हैं, और एमएसएमई सेक्टर को सरकार को और हैंड होल्डिंग करना चाहिए। उसके ऊपर सरकार और अवश्य ध्यान देगी, ऐसी मेरी आवश्यकता है। और कॉर्पोरेट और इनडायरेक्ट टैक्स तो सरकार ने जीएसटी और कम किया है। वो तो जीएसटी इंडिविजुअल काउंसिल उसका फैसला ले लेगी। हायर स्लैब्स में इंडिविजुअल टैक्सेशन अभी थोड़ा ज्यादा है। बहुत लोगों ने कहा है कि इसको कम करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। आपने बेहतर तरीके से सरकार का पक्ष रखा, आपने सभी मुद्दों पे बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सबको कल का इंतजार है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट के पिटारे से क्या कुछ लेकर आती है देश के हर वर्ग के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा। देवभूमि डायलॉग से आप बने रहिए। बजट से जुड़ी हर बड़ी खबर पर हम सबसे पहले देंगे आपको अपडेट।